नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए पीरियड्स प्रोडक्ट, ठीक है, सभी महिलाओं के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री करने वाला पहला देश बन गया? बताइए। ऑप्शन ए में है स्वीडन, ऑप्शन बी में है हंगरी, ऑप्शन सी में है स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी में है स्पेन। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? सब चीज फ्री करने, जितने भी पीरियड प्रोडक्ट्स है वो फ्री कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर होगा सी, स्कॉटलैंड, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। देखिए, पीरियड प्रोडक्ट्स, पीरियड गरीबी के खिलाफ कदम उठाते हुए स्कॉटलैंड ने हाल ही में सभी महिलाओं के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने महिला स्वच्छता के उत्पादन बहुत अधिक दरों पर कर लगाया जाता है, ठीक है। उनमें से कौन सा कुछ कुछ देश है, देखिए। हंगरी में 27% लगाया जाता है, स्वीडन में 25% और सैनिटरी उत्पादन अधिकतम कर लगाते हैं, जिसमें वे आम लोगों के लिए महंगे हो जाते हैं, ठीक है। अन्य देश यूएसए में भी कई सारा राज्य जो है वो फ्री कर दिए हैं टैक्स को, लेकिन कई सारा राज्य में 4 से 10% तक टैक्स लगता है, ठीक है। और मैक्सिको में 16%, स्पेन में देखिए 10%, इससे पिछले सवाल यहीं से आया था, ठीक है। और ईरान में 9% आदि भी पीरियड उत्पादों पर उच्च कर लगाते हैं। और देखिए कुछ दिया है नहीं दिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किस राज्य सरकार ने सत्यमेव जयते सत्य कही जीत नामक एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा की है? बताइए। ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी में है तेलंगाना। बताइए कौन सा राज्य ने सत्यमेव जयते नामक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए। तो ये इसमें राइट आंसर होगा केरल, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए ये जानना जरूरी है। देखिए कि केरल में देखिए वो जो फेक न्यूज होता है ना, फेक न्यूज के खिलाफ, फेक न्यूज देखिए आज के युग में ये सच्चाई है, और कई बार ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको फैलाने में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसे फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए केरल सरकार ने ये सत्यमेव जयते नाम से एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA किसके सहयोगी संगठन है? ऑप्शन ए में IMF, ऑप्शन मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी में है विश्व बैंक, ऑप्शन सी में है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक है, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ऑप्शन डी में है प्रतिभूति आयोग का अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, IOSCO, ठीक है। तो इनमें से किसके अधीन ये कार्य करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, IOSCO के सहयोगी सदस्य, ठीक है, IFSCA। इसका मतलब किस एक्ट के तहत किया गया? तो यही इसी एक्ट का नाम है 2019 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गांधीनगर, ठीक है। ये सारा चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं यहीं पर, देखिए इसका डिस्कशन यदि कुछ दिया है तो देख लेते हैं। यही सारा बात लिखा गया है कि इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 में एक्ट क्या था, 2019 का एक्ट था के तहत किया गया, ठीक है। इंजेती श्रीनिवासन, ठीक है, इंजेती श्रीनिवास IFSCA के पहले अध्यक्ष। यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या दिया गया है इसमें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी, ठीक है, गांधीनगर, यही कहे थे गांधीनगर। और गुजरात में है
अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 9 सदस्य होंगे, ठीक है। और इनमें से कौन कौन सा 9 सदस्य होंगे इसके बारे में लिखा गया है। पहला में प्राधिकरण के अध्यक्ष आरबीआई से भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण और पेंशन फंड और विकास अधिकरण प्रत्येक में एक सदस्य होगा। और छठा और सातवां सदस्य वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होंगे। और इसी तरह से 8वां और 9वां सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर 2 अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से इसके सदस्यों की व्याख्या है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जानने वाली बात है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, ठीक है। सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और पुनर्नियुक्ति के अधीन होगा, उसे पुनर्नियुक्ति भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह भारत के इसका कार्य क्या है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं एवं वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एकीकृत प्राधिकरण है। IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर ग्राहकों को सेवा करता है, ठीक है ना। यह IFSC व्यापार करने के आसानी को बढ़ावा देता है और विश्व स्तर पर नियामक वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापित करता है, ठीक है ना। अब देखिए और कुछ दिया गया है तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO के सहयोगी सदस्य बन गया है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति सेबी और सेबी भी IOSCO का एक सामान्य सदस्य है। IOSCO की स्थापना देखिए 1983 अप्रैल 1983 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड में, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI लीगल आइडेंटिफायर, ठीक है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो एक संख्या है जो दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों के विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग की जाती है। किस संस्थान द्वारा विकसित की गई, ठीक है। इनमें से किस संस्थान के? ऑप्शन ए में है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन बी में है आर्थिक सहयोग का विकास संगठन, ऑप्शन सी में है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी में है विश्व बैंक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानकीकरण। इसका आंसर होगा कौन? तो ए होगा मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक, IOS, ठीक है। इसका डिस्कशन में भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कानूनी पहचानकर्ता एक 20 अंक, ये भी चर्चा पहले कर चुके हैं, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर सही क्वेश्चन बनता है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। 20 अंक की एक संख्या जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों के विशेष रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा विकसित किया गया है और यह 50 RBI ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के NEFT या RTGS लेन देन के लिए इसको अनिवार्य किया गया है, ठीक है। और यदि कुछ दिया है तो देख लेते हैं। यही सब दिया गया है ये कब से काम करेंगे। भारत में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI द्वारा जांचकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से ये प्रभावी हो गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यही NEFT, इसी का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको RTGS कहा जाता है। नेशनल RBI द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, यही इसी के बारे में कहा गया है। NEFT और RTGS क्या है उसी को परिचय दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए UPSC सिविल सेवा मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए एक स्कूल, एक IS कार्यक्रम शुरू किया है? इसका नाम क्या है? एक स्कूल
एक आईएएस का कार्यक्रम को शुरू किया गया। ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में है दिल्ली और ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन होगा ए, केरल। केरल राज्य ने शुरू किया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। तो कोई सामान्य बात होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगा। वही बात लिखा गया है कि 10,000, देखिए 10,000 आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षा भी इसमें शामिल होगा के कोचिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। इसका देखिए कार्यक्रम का प्रायोजक कौन है? सही होगा वैदिक अरुडाइट फाउंडेशन। ठीक है ना, के द्वारा ये कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर में, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने किसके साथ साझेदारी में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करने की घोषणा की? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है गूगल वेब सर्विस, ऑप्शन बी में है फेसबुक वेब सर्विस, ऑप्शन सी में है माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विसेज, ऑप्शन डी में है अमेजन वेब सर्विसेज। बताइए तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन के साथ। सूचना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ? तो अमेजन वेब सर्विसेज के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करने की बात कहा गया है, इसकी साझेदारी के साथ। ठीक है, साझेदारी किसके साथ रहेगा? तो अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो इसका अब डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए यही बात लिखा गया है, प्रयोगशाला केंद्र एवं राज्य सरकारों के अनुसंधान संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली क्वांटम कंप्यूटिंग समस्याओं का पहचान करेगी। यही कार्यक्रम इन संस्थानों के चुने हुए प्रस्ताव अमेजन के कंप्यूटिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अमेजन वेब सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। साथ ही यह सिमुलेटर और प्रोग्रामिंग टूल तक बिना किसी कीमत का एक्सेस करेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 मतलब 81, एबल 70 एबल 370 क्या है? ठीक है, 370 एबल 370 क्या है? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चुनौतियों के रूप में नस्लवाद, प्रगतिवाद एवं पहचान की राजनीति की पहचान करने के लिए एक आयोग है। क्या ये एक आयोग है? या तो यह एक पूरी तरह से निजी कक्षीय अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ऑप्शन सी में है सरसों में छिपा हुआ परजीवी खरपतवार है, या तो ऑप्शन डी में है कि क्या यह आकाशगंगा के एक विशाल समूह। तो क्या है ऑप्शन? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह आकाशगंगा का एबल 370 क्या है? आकाशगंगा का एक विशाल समूह है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया है तो देख लेते हैं। आकाशगंगा का देखिए एबल 370 आकाशगंगा जो पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, दूरी पर स्थित है। आकाशगंगाओं का समूह सेतुस इसको इंग्लिश में कहा जाता है CETUS। ठीक है ना, सेतुस नक्षत्र में स्थित है। ठीक है, एबल 370 के केंद्र में 100 से अधिक आकाशगंगाओं का बना हुआ केंद्र। इसका केंद्र जो है 100 से अधिक आकाशगंगाओं से बना हुआ। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया है, गैलेक्सी को जॉर्ज एबल द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए इसका नाम एबल 370 रखा गया। ठीक है, और देखिए एबल 370 आकाशगंगाओं के समूह में पहली बार 2000 ईस्वी में लेंसिंग प्रभाव के उपयोग से खोजा गया था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया था कहां? बताइए। ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है मेघालय। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? रोड आर्च ब्रिज, ये याद रखना, रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया?
तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही, मेघालय। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया है। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या है, यहाँ पर दिया गया, पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके या तो रोक कर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सीएम कॉर्नड के संगमा, मेघालय के सीएम कौन है? कॉर्नड के संगमा ने 2021 में ये खासी हिल्स जिला के सोहबार में भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज वाहरेव ब्रिज का उद्घाटन किया था। ठीक है, यही बात लिखा गया है। इसका खर्चा देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये सब खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड किसके द्वारा लिखा गया? एकदम सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, यदि जानते हैं तो सही है, नहीं जानते तो गलत होगा। ऑप्शन ए में प्रमोद सावंती, ऑप्शन बी में है बामन सुभा प्रभु, ऑप्शन डी में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी में है मनोहर पर्रिकर। कौन लिखा है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा बामन सुभा प्रभु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सबसे अच्छा सवाल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बात आप बहुत बार सुनते होंगे न्यूज में एफएटीएफ के बारे में। तो इसके ऑप्शन ए में इसकी स्थापना 1989 में बर्लिन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अब ऑप्शन बी में है भारत एफएटीएफ का संस्थापक सदस्य है। ऑप्शन सी में है इसमें 39 सदस्य अधिकार क्षेत्र और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। या केवल इंडोनेशिया एफएटीएफ का देश है, पर्यवेक्षक देश है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा आंसर? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल इंडोनेशिया इसका एफएटीएफ का पर्यवेक्षक देश है, देश है। ठीक है, क्यों तीनों ऑप्शन गलत हुआ? क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि ऑप्शन ए में ये बर्लिन नहीं होगा, बर्लिन की जगह पर होगा पेरिस। ठीक है, यहां पर देखना है। अब देखिए यहां पर भारत एफएटीएफ के संस्थापक सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत कब जुड़ा? 2010 में। ठीक, एफएटीएफ के सदस्य कब बना? 2010 में। इनमें 39 सदस्य क्षेत्र है, 39 नहीं बल्कि टोटल मिला के 37 है। ठीक है, यहाँ पर 37 होगा तब ये सब सही होगा। और उसी में शामिल है 39 जुरिस्डिक्शन शामिल है। ठीक है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शामिल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका डिस्कशन में भी यही दिया होगा, देखिए वही सारा चीज लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। जो बात हमने बताया वही है लिखा हुआ। 39 सदस्य है कुल मिला के। देखिए यहाँ पर बात है 37 अधिकार क्षेत्र माने जुरिस्डिक्शन और 2 संगठन शामिल है। ठीक है, भारत 2010 में एफएटीएफ के सदस्य बना। अब देखिए यहाँ पर एफएटीएफ के बारे में लिखा गया है, 2 सूची जारी करता है, ग्रे लिस्ट एंड काली सूची। ग्रे लिस्ट में जिन देशों को ट्रेडर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थन करने के लिए सुरक्षा पनाहगाह माना जाता है। ठीक है, उसे एफएटीएफ को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब देखिए ब्लैक लिस्ट में किसको डाला जाता है? और सहयोगी देश या तो क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले देश को काली सूची में डाला जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को समर्थन करता है। और एफएटीएफ के प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से काली सूची, मतलब एफएटीएफ जो है इसमें नियमित रूप से संशोधित करते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, इसका एफएटीएफ का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है ये है एफएटीएफ प्लेनरी। इसका निर्णय लेने वाली संस्था होता है। इसका प्रति वर्ष में 3 बार होता है इसका मीटिंग।
इस बात को याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 माने 86। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कितने सदस्य देश, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को हाल ही में भारत सरकार को पूर्ण सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है ना, पिछले साल मतलब 2021 में अक्टूबर में। अब बताइए इसका कुल सदस्यों की संख्या कितना है उस समय तक, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 39, ऑप्शन डी में है 48, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, 30 सदस्य, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। इसमें देखिए VBI डिस्कशन दिया है, देखिए यहाँ से लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की उम्मीदवार देश OECD के सदस्य होना चाहिए। OECD का जो सदस्य होता है वही होता है इसका सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, ठीक। अब इसमें देखिए 30 सदस्य देश है, 8 सहयोगी देश एसोसिएट मेंबर और 8 एसोसिएट मेंबर है और 4 गो कंट्री आर आस्किंग टू एक्सेस, ठीक है ना। ये देखिए 4 कंट्री आस्किंग टू सीकिंग एक्सेस फॉर टू फुल मेंबरशिप, चिली, कोलंबिया, इजराइल एंड लिथुआनिया, ये 4 देश है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आधार पर समन्वयित आपातकालीन प्रक्रियाओं उपाय CERM को संचालित करने के लिए विधान और संगठन किसके लिए एक मापदंड है, ठीक है ना। CERM किसका मतलब मापदंड है, सिंपल सवाल है। तो ऑप्शन ए में है इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था UPSC 2020 में, ठीक है, इसलिए वहीं से प्रेरित होकर ये सवाल सेट किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है विश्व बैंक के एक ऋण प्रणाली, किसका एक शर्त है, CERM मतलब समन्वयित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय किसका एक मानदंड है जो ये फुलफिल करेगा, किसका मापदंड है, विश्व बैंक के एक ऋण प्रणाली का, या तो मतलब किसका ये एक शर्त है, या तो UNSC के शांति सुरक्षा बल का एक ऑपरेशन का, या तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता का, या तो किसी देश में FATF को ग्रे लिस्ट में डालने की, क्या किसका एक मापदंड है। तो इसमें सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता पाने का एक वो कंडीशन है, ठीक। तो यही होगा राइट आंसर। तो देखते हैं इसका डिस्कशन में, देखिए जरूर देखिए इसमें यही मापदंड सदस्यता के लिए मापदंड अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक उम्मीदवार देश OECD का सदस्य होना चाहिए और इसके अलावा कई आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। ये है पहला, देखिए कच्चे तेल के भंडार पिछले वर्ष शुद्ध आयात 90 दिन के बराबर उसमें भंडारित रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय खपत का 10% तक कम कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और अब तीसरा कंडीशन क्या है कि राष्ट्रीय आधार पर समन्वयित, यहीं से सवाल पूछा गया, समन्वयित आपातकालीन प्रतिक्रियाओं उपायों को संचालित करने के लिए विधान या संगठन होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कानून और उपायों का यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अधिकार क्षेत्र में सभी तेल कंपनियां अनुरोध सूचना रिपोर्ट करें, ठीक है। ये सब सारा तो खैर सिंपल है, लेकिन वो ठीक है। लास्ट क्या है कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सामूहिक कार्रवाई में अपने हिस्से के योगदान करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। ये सारा कंडीशन है किसका, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में सदस्यता पाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही मिशन में अधिकतम संख्या में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन ए में है इसरो, ऑप्शन बी में है नासा, ऑप्शन सी में है ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एंड ऑप्शन डी में है स्पेस एक्स। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा,
बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्पेस एक्स ने, ठीक है ना, इसने रिकॉर्ड तोड़ा किसका, इसरो का। ठीक है, इसरो 104 प्रक्षेपित किए थे। ठीक है, उसके मुकाबले में देखिए यहाँ डिस्कशन में देख लेते हैं पहले। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा फ्लोरिडा कैनावरेल स्पेस फोर्स लॉन्च किया है। कॉम्प्लेक्स 40 से मिशन के लिए 2 चरणों वाली फाल्कन 9 रॉकेट इस्तेमाल किया स्पेस एक्स ने। एक ही मिशन में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ठीक है, 133 वाणिज्यिक था सरकारी उपग्रह और 10 स्टारलिंक उपग्रह था। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है +3.6%, ऑप्शन बी में है -7.7%, ऑप्शन सी में है +8.1%, ऑप्शन डी में है -10.2%। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए 2020-21 के लिए है, तो इसमें राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यही है कि देखिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए तो ये होगा। ठीक है, और 2021-22 के लिए होगा 11%। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी होगा 15.4%। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक होगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, 2022-23 के लिए कहा गया है। तो इनमें से ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए में है 6.8%, ऑप्शन बी में है 8.3%, ऑप्शन सी में है 15.4%, ऑप्शन डी में है 11.5 मतलब 11.5%। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.8%। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। डिस्कशन देखिए 6.8% होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF ने भारत के लिए वर्ष 2021-22 वहां पूछा गया है 22-23। ठीक है, 21-22 के लिए 11.5%, 22-23 के लिए 6.8% वास्तविक जीडीपी रहने का अनुमान किया गया। IMF के अनुसार अगले 2 वर्षों में भारत का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का उम्मीद बताया है। किसने? IMF ने, वर्ल्ड बैंक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ने का अनुमान है? ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत बढ़ेगा? ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए में है 3.5%, ऑप्शन बी में 4.2, ऑप्शन सी में है 4.4, ऑप्शन डी में है 5.5। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा 5.5%। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। देखिए IMF का उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी बढ़कर 11.5% हो जाएगी और इसके अलावा IMF ने 2020 में वैश्विक विकास को 3.5% अनुबंधित किया है और उसी के अनुसार 2021 में, देखिए ये 20 है, ये 21 में 5.5% और 22 में 4.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुमान भारत को वित्त वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत चालू खाता अधिशेष होने का उम्मीद है, मतलब सरप्लस हुआ है। ठीक है, तो ये इतिहास में लगभग पहली बार हुआ है। तो अब देखते हैं
कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है कि 1.5%, ऑप्शन बी में है 2.0%, और ऑप्शन सी में है 3%, ऑप्शन डी में है 2.5%। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2%। तो इसका डिस्कशन अब देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2011 में भारत का चालू खाता अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का वित्त वर्ष 2021 होगा, यहाँ पर 2021। ठीक है, वित्त वर्ष 2021 में भारत में चालू खाता अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 2% होने का उम्मीद है, जो 17 वर्षों बाद ऐतिहासिक। ठीक है, एक ऐतिहासिक हाई है। ठीक है ना, तो वर्ष वित्त वर्ष 2000 फिर 11 नहीं दिया, 2021 होगा, 2021 वित्त वर्ष 2021 का दूसरी छमाही में निर्यात 5.8% और आयात 11.3% घटने का उम्मीद है। बाह्य क्षेत्र से वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद 3.1% चालू खाता अधिशेष दर्ज करने के साथ भारत के विकास के लिए एक प्रभावी गुंजाइश प्रदान किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2021। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 होगा, 21 वित्त वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए में है 3.1%, 3.4%, ऑप्शन बी में 4.3%, ऑप्शन सी में 5.4%, ऑप्शन डी में है 6.3%। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि किया गया, 3.4%। ठीक है, इसका अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर यही दिया गया है, संपर्क आधारित सेवाओं विनिर्माण विनिर्माण निर्माण के सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, लगातार सुधार हो रहा है, जबकि कृषि में चांदी की परत बनी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं वित्त वर्ष 2021 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 96% और 9.6% और 8.8% अनुबंध अनुमान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 माने 94 नंबर। भारत ने एक अनूठी 4 स्तंभ रणनीति, ठीक है ना, 4 स्तंभ माने 4 पिलर स्ट्रेटजी अपनाई थी, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो राजकोषीय, जैसे कोविड-19 के समय में 4 नीति अपनाई थी इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो राजकोषीय या तो टीकाकरण या तो रोकथाम या तो संरचनात्मक सुधार, तो इनमें से टीकाकरण नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। देख लेते हैं इसका डिस्कशन, बेहतरीन दिया होगा। भारत ने एक अनूठी 4 स्तंभ रणनीति अपनाई। ठीक है, चार स्तंभ रणनीति, रोकथाम, राजकोषीय, वित्त एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार, इसमें टीकाकरण कहीं नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 माने 95 नंबर क्वेश्चन। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन PLI स्कीम जो है योजना के 10 क्षेत्रों का कुल आवंटित परिव्यय क्या है। ऑप्शन ए में 1.24 लाख करोड़ एंड 1.34 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़ एवं 1.56 लाख करोड़। बताइए इनमें से आंसर कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.45 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिस्कशन में।
क्या दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 10 और क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, पीएलआई स्कीम, यानी इस योजना जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों निर्मित उत्पादों में वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों का प्रोत्साहन देना। यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों की मौजूदा विनिर्माण क्षेत्र स्थापना और विस्तार करने का प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है 10 योजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार। देखिए, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, विशेष इस्पात, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सफेद काम, व्हाइट वर्क होता है। ठीक है, जैसे सफेद कार्य जैसे एयर कंडीशनर एवं एलईडी शामिल हैं। क्षेत्रों की पहचान रोजगार सृजित करने एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता के आधार पर की गई है। इन 10 क्षेत्रों में पीएलआई योजना 1.45 लाख करोड़ रुपए कुल अनुमानित परिव्यय के साथ 5 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए परिचालित होगी। इन क्षेत्रों में योजना मोबाइल फोन संबंध उपकरण, दवा सामग्री, चिकित्सा उपकरण पीएलआई योजना के अतिरिक्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं, और यही सब लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। कोविड-19 महामारी के प्रभाव एवं लॉकडाउन के पालन करने के लिए अर्थव्यवस्था एक लचीली वापसी की सुविधा के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर कुल कितना प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जितना भी दिया गया है उसका जीडीपी के टर्म में, तो सकल घरेलू उत्पाद के 12%, सकल घरेलू उत्पाद के 10%, सकल घरेलू उत्पाद के 15%, सकल घरेलू उत्पाद के 20%। तो बताइए कितना देने का घोषणा किया है। ठीक है, भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15%, जीडीपी का 15%। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कोविड-19 महामारी निम्नलिखित लॉकडाउन प्रभावों से अर्थव्यवस्था को लचीली वसूली की सुविधा के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर 29.89 लाख करोड़ रुपए कुल प्रोत्साहन का घोषणा किया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 15% है। इनमें सकल घरेलू उत्पाद का 9% मूल्य भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर के तहत पर खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यमन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी में है कतर, ऑप्शन डी में है बहरीन। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो इनमें से यमन नहीं होगा। ठीक है ना, यमन नहीं होगा, इसके जगह पर होगा ओमान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म ईएजी का सदस्य नहीं है। बताइए, तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है बेलारूस, ऑप्शन सी में है चाइना, ऑप्शन डी में है भारत। ठीक है, भारत। तो इनमें से कौन सा ईएजी माने यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ईएजी का सदस्य नहीं है, बताइए। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की नहीं है इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वाधान भारत ने वर्चुअल 32वें विशेष यूरोपीय ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल टेररिज्म प्लानिटरी मीटिंग में
भाग लिया। ईएजी क्या है? तो ये 9 देश यह एक क्षेत्रीय निकाय है जिसमें भारत, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल है। इसमें तुर्की कहीं पर नहीं है, ठीक है, तुर्की नहीं है, इसलिए आंसर ए होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोशियन ग्रुप ऑन कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ईएजी के बारे में सही है? बताइए। ऑप्शन ए में है ईएजी की स्थापना 2006 में हुआ। ऑप्शन बी में है ईएजी ओईसीडी का एक सहयोगी सदस्य। ऑप्शन सी में मॉस्को में ईएजी का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ऑप्शन डी में है ईएजी का में 30 सदस्य देश शामिल है। तो बताइए कौन सा सही हो? तो देखिए 30 तो नहीं है, इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें 30 नहीं होगा, 9 होगा, और ये 2006 नहीं होगा, 2004 होगा, ठीक है। और जो ईएजी है वो किसका सदस्य है? तो ओ एफएटीएफ का एसोसिएट मेंबर है, एफएटीएफ, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन हम लोग देख ले। देखिए 2004 में स्थापित किया, एफएटीएफ का सहयोगी सदस्य है, ठीक है, एफएटीएफ का सहयोगी सदस्य है। इसका सम्मेलन 2004 में अक्टूबर 2000 में मॉस्को में आयोजित किया गया था, जिसमें 6 सदस्य बेलारूस, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान ये सभी भाग लिए थे, ठीक है ना। और 2005 और 2010 में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत 2010 में शामिल हो गया, ठीक है, 2010 में शामिल हो गया, ठीक। अब देखिए इसी तरह से है, इसका कार्य समूह क्या है हम आपको दिखा देते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ प्लेनरी की साल में कितनी बार, अभी तुरंत कुछ देर पहले इसका डिस्कशन किया था, साल में कितनी बार बैठक होता है? तो ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका कितनी बार बैठक होता है? तो 3 बार, ठीक है, ये अभी कुछ देर पहले ये बताया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये सारा सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि इसका देखिए एफएटीएफ की स्थापना कब किया था? 1989 में, मतलब 1989 में। कहाँ पर किया गया था? ये पेरिस में किया गया था, ठीक है, G7 के सम्मेलन के दौरान, ठीक है। एफएटीएफ के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता एवं मानक निर्धारण करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधी खतरों से निपटाने के लिए कानूनी विनियामक परिचालन के उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, ठीक है। इसका मुख्य सचिवालय कहाँ पर है? पेरिस, माने ओईसीडी के मुख्यालय में अवस्थित है, ठीक है। एफएटीएफ का कितना सदस्य है? 37, ठीक है, 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है, ठीक है, ये बात भी पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। भारत 2010 में शामिल हुआ है और एफएटीएफ की सूचियां, ये सब सारा चीज हम डिस्कस कर। इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।